खबरों की शुरुआत करते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी के 111 दिनों के 23 अहम फैसलों पर कांग्रेस ने पोस्टर लॉन्च किया है। कांग्रेस के सर्वे में चन्नी को बड़ी तादाद में वोट हासिल हुआ है। चन्नी के नाम के पोस्टर्स होर्डिंग असेंबली हलकों में भेजे गए हैं। वजीर आला के चेहरे के तौर पर चन्नी का नाम तकरीबन फाइनल माना जा रहा है। कल राहुल गांधी बाजाब्ता इस बात का ऐलान करेंगे। और इसी बीच आपको हम बता दें कि तालिबात के हिजाब के मामले पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने लिखा है कि हुसूल तालीम में हिजाब को रुकावट बनाकर हम हिंदुस्तान की बेटियों के मुस्तकबिल पर डाका डाल रहे हैं। मां सरस्वती सबको इल्म से आरास्ता करती हैं, वो तफरीक नहीं करती। कल कर्नाटक के साहली इलाकों में हिजाब पर जमकर हंगामा आराई हुई थी। हिजाब की मुखालफत में हिंदू तंजीमों ने एहतजाज किया था। वहीं दूसरी जानिब कुंदापुर के कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों ने एहतजाज किया था और हिजाब के साथ क्लासरूम में दाखिल होने के लिए इजाजत मांगी थी। पद्मश्री इब्राहिम सत्तार का आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया है। उन्होंने अपने आबाई मकाम कर्नाटक के बागलकोट में आखिरी सांस ली। इब्राहिम सत्तार सूफी संत के तौर पर मशहूर थे। 76 साल इब्राहिम सत्तार हिंदू और मुस्लिम दोनों तबकों में मकबूल थे। कन्नड़ा जुबान और गुरु बसोना के वचनों पर काफी महारत रखते थे। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने वक्फ कर दी थी। उत्तर प्रदेश में ठंड की शिद्दत भले ही बढ़ रही हो, लेकिन चुनाव का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में इंतखाबी रैलियां और डोर टू डोर मुलाकात की मुहिम अपोजिशन और बीजेपी की जारी है। योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर हैं। योगी आदित्यनाथ ने लोगों से मुलाकात की और अवामी रैली से खिताब किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज के उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का दुरुस्त होना बहुत बड़ी बात है। डबल इंजन की सरकार ने शरपसंदों पर कार्रवाई की है। हर एक फील्ड में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो सुरक्षा का, विकास का या फिर समाज के हर एक तबके के सम्मान का जो एक अभियान है, ये रुकना नहीं चाहिए, थमना नहीं चाहिए, ये अनवरत बने रहना चाहिए। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। पिछली सरकारों ने अपने लिए सोचा था, उन्होंने व्यापक समाज के बारे में नहीं सोचा। वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करना चाहते थे, दंगा फसाद करना चाहते थे, व्यापारियों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या अराजकता थी, कैसे ये लोग अव्यवस्था का कारक बनते थे। लेकिन आज हम कह सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में न केवल कोरोना जैसी महामारी को नियंत्रित किया गया, बल्कि पलायन जैसी बुराइयों को भी रोक लगा करके जो व्यापारी उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए थे, उन्हें वापस उत्तर प्रदेश के अंदर ला करके वे अपना व्यवसाय कर रहे हैं, सम्मान के साथ, सुरक्षा के साथ। बेटियां स्कूल जा रही हैं, हर माता, हर बहन अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। ये हम सब के लिए एक अवसर है और यह जो क्रम है विकास का, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का, आज उसकी एक झलक मुझे यहां पर देखने को मिली है। बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को बसपा, सपा और कांग्रेस ने मिलकर एक सेहतमंद रियासत से बीमारू रियासत बना दिया था। फिर यह सिंडिकेट उत्तर प्रदेश में चल रहे विकास को रोकना चाहता है। बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, अभी सबक जो सिंडिकेट है, इस सबक सिंडिकेट ने इस देश में लगभग 60 सालों, उत्तर प्रदेश में 60 सालों तक हुकूमत करी है। और उनकी हुकूमत जो है वो उत्तर प्रदेश को, बेहतरीन राज को बीमारू राज के रास्ते पे ले गई। उनकी हुकूमत जो है उत्तर प्रदेश के लोगों की बदहाली का कारण बनी।
आज फिर ये सबक गठबंधन यानी सबक मतलब सपा, बसपा और कांग्रेस, ये सिंडिकेट जो है, ये सिंडिकेट फिर से जो है वो एक हिडन एजेंडे के तहत काम कर रहा है और करके कोशिश कर रहा है कि फिर से एक बार उत्तर प्रदेश के विकास को, उत्तर प्रदेश के विश्वास को, उत्तर प्रदेश में सुशासन और समृद्धि के माहौल को हाईजैक करे। वो सफल नहीं होगा और समाज के सभी वर्गों के बीच में भारतीय जनता पार्टी उनके विश्वास के लिए, उनके समर्थन के लिए काम कर रही है। वहीं अखिलेश यादव ने आज अलीगढ़ में लोगों से मुलाकात की। तशहीर मुहिम के तहत अखिलेश यादव ने मुश्तरका उम्मीदवारों से बातचीत की। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार बनेगी और फिर से पेंशन को चालू किया जाएगा। डीजल, पेट्रोल, हर जरूरत की चीज महंगी है और सोचिए अगर कमाई आधी हो जाएगी और महंगाई दुगनी होगी तो किसान के परिवार में खुशहाली कैसे आएगी। और कोरोना के समय पर जब दवाई उपलब्ध हो जानी चाहिए थी, पर्याप्त बिस्तर अस्पताल में होने चाहिए थे, ऑक्सीजन मिल जानी चाहिए थी, ये सरकार दवाई, बिस्तर, ऑक्सीजन नहीं दे पाई और जितने लोगों की जान गई है अभी तक गिनती नहीं पता है। जब से आरएलडी और समाजवादी संघ आए हैं, पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा के लिए ताले लगाने का काम अगर कोई करेगा तो अलीगढ़ के लोग करेंगे। उनकी भाषा देखिए, आज उन्हें जवाब देना चाहिए अपने संकल्प पत्र पर जो उन्होंने 5 साल पहले जनता के बीच में रखा था। किसान की आय दुगुनी, लैपटॉप, टैबलेट और न जाने क्या क्या देंगे, डेटा देंगे, फ्री वाईफाई देंगे। लखनऊ में तो बड़े पैमाने पे लैपटॉप बढ़ गए, स्मार्टफोन बढ़ गए। बताओ अलीगढ़ के लोगों को कितना मिल गया। और मैं कह सकता हूं कि समाजवादी सरकार के समय जितने काम हुए थे आज भी जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। उनके ऊपर न जाने कितने मुकदमे थे, डिप्टी सीएम न जाने कितने मुकदमे थे और ये कमाल के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने खुद के मुकदमे वापस ले लिए, डिप्टी सीएम ने अपने वापस ले लिए। पुरानी पेंशन बहाल होगी। पार्टी ने संकल्प लिया है कि पुरानी पेंशन बहाल करने का काम समाजवादी सरकार में और आरडी के गठबंधन में होगी। सवाल गर्मी का नहीं है, सवाल यह है कि यहां पर रोजगार और नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये गर्मी निकालना चाहते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो नौकरी निकलेगी। जवान जो पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, पुलिस भर्ती के लिए नौकरी निकलेगी। कांग्रेस के तर्जुमान इमरान प्रतापगढ़ी ने पीएम की बात पर कहा है कि जब पीएम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में शरपसंदों पर लगाम लगी है तो ऐसा लगता है कि वो अपनी ही पार्टी के लोगों पर तंज कर रहे हैं। मंत्री जी ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल्स कंट्रोल में आ गए हैं, तो मुझे कभी कभी लगता है जैसे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर व्यंग कर रहे हों। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है और ये सच्चाई भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की ये दावा कर रही है कि उसने अब कानून व्यवस्था सुधारा है, वो एक बार जरा आंकड़ों पर गौर करे। सबसे ज्यादा अपराध जो है वो सरकारी आंकड़ा बता रहा है, केंद्र सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा इसी शासनकाल में बढ़े हैं। जिस गोरखपुर में आज मुख्यमंत्री जी ने नामांकन दाखिल किया, उसी गोरखपुर में पुलिस ने होटल के अंदर एक व्यवसायी को पीट पीट करके मार डाला। कोर्ट के अंदर वहां हत्याएं हुई। आप इस पूरा देश इस बात को समझ रहा है। उत्तर प्रदेश में अपराधी क्रिकेट खेल रहे हैं, कहां कंट्रोल में आए, वीडियो वायरल हुए हैं। ये तो सिरे से जब ये बात, भारतीय जनता पार्टी की एक खूबी है कि वो झूठ को इतनी बार बोलती है कि देश का एक तबका उस पर विश्वास करने लगता है। ये इतना कोरा झूठ है कि कानून व्यवस्था काबू में आई है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पिछले कई दशकों में सबसे ज्यादा खराब स्थिति में इस वक्त है। कल अभी एक मौजूदा सांसद के ऊपर एफआईआर हुआ है, लगातार उनके फायरिंग हुई है और उस फायरिंग होने के बाद जो एफआईआर हुआ उसमें जो 2 अपराधी पकड़े गए हैं, उसके बाद खुद उनका गृह मंत्रालय उस सांसद को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। तो भाई कौन सी कानून व्यवस्था काबू में आई है कि मौजूदा सांसद पर हमला हो रहा है?
भारतीय जनता पार्टी को खुद अपनी लिस्ट एक बार उठा के देखनी चाहिए। जो प्रत्याशी उन्होंने घोषित किए हैं, उन प्रत्याशियों में कितनों पर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, वो आंकड़ा एक बार गृह मंत्री जी के पास तो होगा ना। गृह मंत्रालय तो उन्हीं का है। वो एक बार जरा आंकड़ा मंगवा कर देखें और उसके बाद वो आंकड़ा भी देखें कि जब मुख्यमंत्री ने अपने ही नेताओं से, स्वयं से और उसके बाद अपने ही मंत्रियों से किस तरह से आपराधिक मुकदमे हटवाए, किस तरह से उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, कई मंत्री, गन्ना मंत्री और जितने मंत्री थे सबके ऊपर से जो मुकदमे हटे, एक बार गृह मंत्री जी जरा उसका आंकड़ा ले तो ले। उसके बाद उन्हें खुद ये बात कहते हुए थोड़ा सा झिझक होगी। इलेक्शन कमीशन ने इस बार के असेंबली इंतखाबात में घर घर जाकर बुजुर्गों, माजूर लोगों के लिए पोस्टल बैलेट के जरिए वोट करने की सहूलत फराहम की है। यह सहूलत इसी 80 साल की उम्र पार कर चुके लोगों को दी गई है। इलेक्शन कमीशन की टीम ने इन तमाम लोगों के घर जाकर बुजुर्ग और माजूर लोगों के वोट डलवाए। इन लोगों ने सहूलत की तारीफ की और हुकूमत का शुक्र अदा किया। यह फैसला उन लोगों के लिए इसलिए भी अहम है कि कई बुजुर्ग माजी में हुए इंतखाबात में अपना वोट नहीं डाल पाए थे। महफूज बेग नाम है मेरा और मैं चल फिर नहीं सकता हूँ, माजूर आदमी हूँ। पहली बार सहूलत दी गई है। आप खुश हैं इस सहूलत? बहुत खुश हूँ। उम्र कितनी है आपकी? 82। अच्छा, पहली बार ये चुनाव आयोग की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये एक सहूलत दी गई है कि घर घर जाके वोट लिया जा रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि पहले में इस उम्र में आकर के सबको परेशानी होती है। मैं पिछली बार भी वोट नहीं डाल पाई थी क्योंकि कोई सुविधा नहीं थी जाने आने की। इस बार बहुत अच्छा हो रहा लग रहा है, घर बैठे ही वोट हमारा पड़ रहा है। और कानपुर की आर्य नगर असेंबली सीट 35 साल कबल कांग्रेस के हाफिज मोहम्मद उमर ने जीती थी। इसके बाद से कांग्रेस जीत नहीं पाई। भारतीय जनता पार्टी मुसलसल काबिज रही और पिछली बार एसपी और कांग्रेस के इत्तेहाद के उम्मीदवार अमिताभ वाजपेयी जीते थे। इस सीट पर 42% मुस्लिम वोटर का बहुत अहम रोल है। उस बार कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद जायसवाल मैदान में हैं। कानपुर की आर्य नगर विधानसभा सीट, जहां पर 2012 के परसीमन के बाद यहां पर मुस्लिम वोटर की संख्या तकरीबन 1,19,000 है, जो काफ़ी निर्णायक हैं। इस बार की यहाँ बात की जाए तो यहाँ पर MIM ने अपना पर्चा दाखिल किया था, लेकिन वो खारिज हो गया। उसके बाद यहाँ पर कोई भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है। कांग्रेस दमखम के साथ इस मैदान में है। हमारे साथ प्रत्याशी प्रमोद जायसवाल जी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से इस चुनाव में आप मैदान में हैं, क्या तैयारियाँ? हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। डिजिटल मीडिया और ये सोशल मीडिया के द्वारा लोगों के संपर्क में आ रहे हैं। FM बैंड से, रेडियो से प्रसारण चल रहा है, टेलीफोनिक मैसेज भेजे जा रहे हैं और डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही है। प्रभु जी, एक चीज़ ये कि आर्य नगर विधानसभा सीट की बात की जाए, 42% मुस्लिम है यहाँ पर। 35 साल पहले यानी कि 1985 में यहाँ पर हाफिज मोहम्मद उमर जिन्होंने जीत हासिल की थी कांग्रेस की तरफ से, तब से यहाँ पर कांग्रेस की जीत नहीं हुई। क्या इस बार आपको लग रहा है? देखिए, आर नगर विधानसभा जो इसके पहले चुनाव में जो स्थिति थी, लगभग यहाँ पे 90 से 95 हज़ार मुस्लिम मतदाता है और यहाँ पर 1,25,000 से 30,000 तक वैश्य मतदाता है और बाकी 45,000 करीब ब्राह्मण मतदाता है। यहाँ के समीकरण, कानपुर का जो चुनाव है कभी भी जाति और धर्म पर नहीं हुआ। कानपुर से कोई भी प्रत्याशी जो जनता को समझ में आता है कि सभी प्रत्याशियों में उत्तम है, वही जीतता है। इसलिए यहाँ जाति, धर्म और वोट का कोई मतलब नहीं है। किससे टक्कर मान रहे हैं आप? मौजूदा विधायक अमिताभ वाजपेयी से या भाजपा से? सीधा सीधा है कि जब समर्थन दिया गया था जिनको और कांग्रेस खुद अपने प्रत्याशी को लड़ा रही, तो सीधा टक्कर जो है वो भाजपा से है। तो जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी आर्य नगर से प्रमोद जायसवाल जी मौजूद थे, उनका साफ तौर से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। मध्य प्रदेश में शहरों और मकामात के नाम बदलने की सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन रखने का मामला अभी सर्द में नहीं पड़ा था कि मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग ने भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल रखने की मांग शुरू कर दी है। विश्वास सारंग का कहना है कि गुलामी की जो भी निशानियां हैं उन्हें हम बदलेंगे और वो गांव और शहर के नाम जो हमें गुलामी की याद दिलाते हैं वो बदले जाएंगे।
इसी जिम्न में होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा गया है। भोपाल का नाम बदलने को लेकर क्या कहते हैं विश्वास सारंग, आप भी सुनिए। गुलामी के हर प्रतीक को हम बदलेंगे। वो शहर और गांव के नाम जो हमें गुलामी की याद दिलाते हैं वो मध्य प्रदेश में नहीं रहे। इसी संकल्प के साथ होशंगाबाद का नाम बदला गया है। नर्मदा मैया की कृपा पूरे मध्य प्रदेश में हमारी जीवन दायिनी है। मारूफ गुलकारा लता मंगेशकर की तबीयत फिर बिगड़ गई है। लता मंगेशकर गुज़िश्ता कई दिनों से मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में जेर इलाज हैं। डॉक्टर ने बताया कि लता जी की तबीयत बिगड़ गई है। लता जी अब भी आईसीयू में हैं और डॉक्टर की निगरानी में हैं। लता मंगेशकर की तबीयत खराब होने के बाद मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अस्पताल के बाहर पुलिस के इंतजाम किए गए हैं। जराये के मुताबिक लता मंगेशकर की हालत पहले से मुस्तहकम और बेहतर है, ताहम एक बार फिर तबीयत बिगड़ने के बायस इन्हें आईसीयू में रखा गया है। गुलकारा लता मंगेशकर की इयादत के लिए राज ठाकरे ब्रिज कैंडी अस्पताल पहुंच चुके हैं। मुंबई में लता मंगेशकर के ताल्लुक से निगरां वजीर असलम शेख ने कहा है कि लता जी गुज़िश्ता 27 दिनों से अस्पताल में जेर इलाज हैं। डॉक्टर ने बताया है कि उनकी तबीयत दोबारा बिगड़ गई है। फिलहाल लता जी वेंटिलेटर पर हैं। हम सब उनकी सेहतयाबी की दुआ कर रहे हैं। बीच में उनकी तबीयत जरा से ठीक हुई थी जब हमने हॉस्पिटल से मालूमात की तो ऐसे हालत में थे। आज जो मालूमात है उसमें पता चल रहा है कि उनकी तबीयत जरा नाजुक है। हम तो ऊपर वाले से ही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से। और इस बारे में मजीद जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं मुंबई का, जहां से हमारे नुमाइंदे वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, क्या जानकारी मिल रही है? डॉक्टर्स ने क्या फिर कोई ताज़ा बुलेटिन लता मंगेशकर के हवाले से दिया है? देखिए, इस वक्त ब्रिज कैंडी अस्पताल के बाहरी खड़ा हूं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। किस तरह से यहाँ पे मीडिया कर्मियों की भीड़ साफ तौर पर लग चुकी है। साथ ही पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और जो अस्पताल का जो गेट है वहाँ पे भी देख सकते हैं किस तरह से लोगों की भीड़ है। पिछले 1 घंटे से राज ठाकरे जो मनसे के अध्यक्ष हैं वो गए हैं लता मंगेशकर की तबीयत को बारे में जानकारी लेने के लिए। जहाँ तक जो खबरें सामने आ रही, जो डॉक्टर्स को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसके अनुसार करीब सुबह उनकी तबीयत काफी बिगड़ी थी, जिसकी वजह से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। 1 दिन पहले जिस तरह से उनकी तबीयत में काफी सुधार आया था, ये बताया जा रहा है कि उन्होंने जूस वगैरह का भी सेवन किया था, अच्छी तरीके से उनका फूड हुआ था। लेकिन अचानक रात में तबीयत बिगड़ने की वजह से, सांस लेने में दिक्कत की वजह से वो यहाँ पे उन्हें आईसीयू में और अब उनको वेंटिलेटर पे रखा गया है। इस तरह से देखा जा रहा है कि पूरे 27 दिन बीत चुके हैं। लगातार उनकी तबीयत में कभी सुधार देखने मिलता है तो कभी गड़बड़ी देखने मिलती है। लेकिन इस बार जो बताया जा रहा है उनकी हालत काफी खराब है। डॉक्टरों की टीम उन्हें ऑब्जर्व कर रही है, आईसीयू में रखा गया है। उनके जो चाहने वाले लोग हैं वो दुआएं कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो सेहतमंद हो जाए। अगर इसकी बात करें बीमारियों की, तो उम्र के उस पड़ाव पर है जहाँ पे कई बीमारियां उनके घेर कर रखी हुई है। जिस तरह से देखा गया है कि 2019 में भी किसी तरह से वो अस्पताल में भर्ती हुई थी जब उन्हें सांस लेने की दिक्कतें हुई थी। उसके बाद कई बार वो चेकअप के लिए भी अस्पतालों में गए, लेकिन किसी भी तरह से बड़ी बीमारी साफ तौर पर नहीं दिखाई दी। लेकिन कोरोना काल के अंदर जब उन्हें कोरोना संक्रमित हुई और उसके बाद लगातार जब वो अस्पताल में पहुंचे और उसके बाद उनकी तबीयत भी सुधारी, उसके बाद वो कोरोना नेगेटिव हुई और अब धीरे धीरे जो उनकी तबीयत है वो बेहतर होती गई। अब उनकी तबीयत कहीं ना कहीं नासाज नजर आ रही है। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। उनके चाहने वाले की भीड़ यहाँ पे जमा ना हो, इसकी वजह से पुलिस विभाग के जो अधिकारी यहाँ मौजूद है और वो लगातार यहाँ पे गश्त कर रहे हैं। जी वसीम, मैं ये जानना चाहूँगा, पिछले काफ़ी दिनों से लता मंगेशकर अस्पताल में जेर इलाज है, लेकिन क्या आप ये महसूस कर रहे हैं कि आज जिस तरह से अस्पताल के बाहर गहमा गहमी है और बड़ी बड़ी शख्सियतें लगातार उनसे मिलने की कोशिश में है, उनका ताज़ा हाल क्या है, इस बारे में जानकारी लेना चाह रही हैं? इससे क्या मतलब किस तरह की बातें कर रहे हैं लोग? देखिए, 10 लोग 10 तरह की बातें चल रही है, लेकिन एक बात तो साफ है, इस तरह से बैरिकेड्स लगाए, इससे पहले हमने बैरिकेड्स देखे नहीं थे, क्योंकि 27 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और मीडिया को एक तरफ रुक गया। और ये मीडिया के जो कैमरे हैं इससे अंदाजा लगा सकते हैं दोनों तरफ कि किस तरह से भीड़ साफ तौर पर कैमरे की यहाँ पे नजर आने लगी है। राज ठाकरे जो मनसे के अध्यक्ष है
वो यहाँ पहुंचते हैं और लगातार वो कहीं ना कहीं बैठ के 1 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। इन 1 घंटे से ज़्यादा के वक्त में वो अब भी तबीयत का हाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देर पहले जो मुंबई के जो गार्डियन मिनिस्टर है असलम शेख, जिन्होंने लता मंगेशकर की जो तबीयत है उसके बारे में जानकारी ली थी और उस दौरान भी उन्हें कहा गया, ये देखिए राज ठाकरे यहाँ पे आए अस्पताल के बाहर, साफ तौर पर राज ठाकरे देख सकते हैं कि अस्पताल के बाहर है। उन्होंने बाकायदा तबीयत का जो वो था उसके बारे में जानकारी ली है और राज ठाकरे खुद चलते हुए आ रहे हैं। ये ताजी तस्वीर है अस्पताल की। 1 घंटे से लगातार 1.5 घंटे से राज ठाकरे इस अस्पताल में मौजूद थे और उन्होंने इसके बारे में जानकारी ली है। हो सकता है कि वो मीडिया से इस बारे में बताएं कि क्या ताजा स्थिति साफ तौर पर राज ठाकरे की है और वो इस बारे में क्या डॉक्टरों ने उन्हें बताया है। साथ में जो उनके करीबी है वो भी मौजूद है और ये राज ठाकरे अपनी जो बातें हैं अब क्या ताजा हालात है इस बारे में जानकारी राज ठाकरे की तरफ से दी जा सकती है। देखिए किस तरह से लोगों की भीड़ और डॉक्टर्स भी यहाँ मौजूद है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के हालात है, काफी भीड़ साफ तौर पर यहाँ पे नजर आ रही है। हम डॉक्टर से जानने की कोशिश करते हैं। अब कुछ ही देर में डॉक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि क्या हालात है उनकी, हालात की बातें साफ तौर पर करते हैं। डॉक्टर से क्या किया जाए ये जानने की कोशिश करेंगे। जी जानकारी है, आप कोशिश करें, आप उनसे कोशिश करें, अगर वो बात कर रहे हैं तो उनसे बात करें। जी तो वसीम शुक्रिया आपका। हम आपको बता दें दरअसल ब्रिज कैनेडी अस्पताल के बाहर से ये आप तस्वीरें देख रहे थे और वसीम ने बताया कि लता मंगेशकर की तबीयत फिर कुछ नासाज हुई है और डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा है और हालांकि इस बारे में अभी कोई मजीद ताज़ा जानकारी सामने नहीं आई है उनके सेहत के हवाले से, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ अहम शख्सियत जो है वो अस्पताल के दौरे कर रहे हैं और उनके हाल चाल को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे भी वहाँ मौजूद हैं। जो भी ताज़ा जानकारी होगी वो आपको बर वक्त न्यूज़ 18 उर्दू पर ज़रूर मिलेगी। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।